नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर देहरादून से है, जहां धामी सरकार के 3 जरूरी विधेयकों को राजभवन से मंजूरी मिली। उपद्रवियों पर नकल करने के लिए उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई। नुकसान की भरपाई के अलावा 8 लाख तक का उपद्रवियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल का आभार जताया। सीएम ने कहा कि विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हुआ। राज्यपाल ने विविध संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी थी। विविध संशोधन विधेयक के तहत विधायकों, पूर्व विधायकों, नेता प्रतिपक्ष के वेतन भत्तों और पेंशन, पारिवारिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो राज्यपाल ने 3 विधेयकों को मंजूरी दी। खबर देहरादून से है, जहां 2023 में हुई उत्तराखंड राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए चयनित कनिष्ठ अभियंताओं को आज नियुक्ति पत्र मिले, जिसमें सीएम धामी वर्चुअली सभी चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। तो वहीं उत्तराखंड में इन दिनों कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। देहरादून हो या उधम सिंह नगर, सभी जगह पर कानून व्यवस्था का एक जैसा हाल देखने को मिल रहा है। कानून व्यवस्था के मामले पर लगातार राजनेता सुझाव दे रहे हैं, लेकिन पुलिस की आला अधिकारी सुझावों पर अमल करने के बजाय अपना राग अलाप रहे हैं। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि राज्य स्थापना दिवस के दिन राजधानी देहरादून में पुलिस मुख्यालय से चंद कदमों की दूरी पर रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में हुई 20 करोड़ की ज्वेलरी लूट वो कैसे हो गई और अभी तक पुलिस के हाथ कोई माल बरामद नहीं हो पाया। पुलिस ने गिरफ्तारियां तो बहुत की, लेकिन लूट में लूटा गया माल अभी तक पुलिस को बरामद नहीं हो पाया है। भाजपा के बड़े नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं। पुलिस को अपना काम करना चाहिए, क्योंकि अब पुलिस का काम राजनीति करने के अलावा और कुछ नहीं रह गया है। देखिए, आपको ध्यान होगा कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय यहाँ थी और पुलिस दफ्तर के बिल्कुल सामने, नाक के नीचे जो पुलिस का हेडक्वार्टर है, सचिवालय है, उसके बगल में उतनी बड़ी ज्वेलरी की दुकान में डकैती पड़ गई। कम से कम 20 करोड़ से बड़ी की डकैती थी। क्या पुलिस ने अभी तक उस डकैती का पता लगा लिया? हरिद्वार की डकैती का आज तक पता नहीं लगा। तमाम अन्य घटनाओं में पता नहीं लगा। पुलिस किसी को लाके खड़ा कर दे रही है, कैसे पुलिस पर भरोसा करे? पुलिस अपना विश्वास स्वयं खो रही है। पुलिस के अधिकारी अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। पुलिस के अधिकारी राजनीतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं। पुलिस के अधिकारी आरएसएस की शाखाओं में जा रहे हैं। पुलिस के अधिकारी के घरों से आरएसएस की शाखाएं संचालित हो रही हैं। तो इन पर भरोसा आप कर सकते हो क्या? कैसे करोगे भरोसा आप? ना आप हत्या की छानबीन सही तरीके से कर पा रहे हो, ना आप डकैती की छानबीन सही तरीके से कर पा रहे हो, ना आप अन्य कामों में सही तरीके से कर रहे हो। पुलिस तो यहाँ की नेतागिरी कर रही है। जब पुलिस का मुखिया ही नेतागिरी करने में आमदा हो, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि छोटे अधिकारी, चाहे कप्तान है, चाहे एडीजीपी है, चाहे आईजी है, डीआईजी है या सीओ है, उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सही तरीके। अगर देखिए पुलिस नाकाम साबित हो रही होती तो जो इस तरीके से लगातार रिकवरी हो रही है, चोरों को पकड़ा जा रहा है, मुस्तैदी से कार्य हो रहा है, वो नहीं हो पाता। और जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि डीजीपी ने ये बयान दिया, उन्होंने रिकवरी होने के बाद हरिद्वार वाली घटना के एक बात करी थी, एक प्रेस करी थी और जनमानस को ये कहा था कि पुलिस है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसके बाबत मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हरीश रावत जी अगर अपने इतिहास का कार्यकाल ना भूले हो और विभागों में लोगों को खाने की स्वतंत्रता पूरी तरीके से देना ना भूले हो, तो फिर उनको ये प्रकरण अपना याद होना चाहिए। और दूसरा, जब उन्होंने 4 नवंबर 2014 को रामनगर में जो छात्र नेता ललित मोहन पांडे ने आत्मदाह किया था,
उसके जो अभियुक्त थे उनको उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन दी थी, तब इनकी कानून व्यवस्था कहाँ थी। और दूसरी बात, जो ये लाडली का कांड हुआ था, गोलापार नदी के पास उनका शव बरामद हुआ था उस लड़की का, हफ्तों जब विपक्ष ने धरना प्रदर्शन किया था तब उसको पकड़ने की कोशिश करी गई थी, लेकिन मुजरिम को पकड़ नहीं पाए थे। इस तरह की एक लंबी फेहरिस्त है, वो अपने उस समय के कानून की व्यवस्था का थोड़ा उनको जायजा लेना चाहिए। पता है इतिहास उनका बहुत काला है, लेकिन एक बार कभी काले पन्ने को पलट कर देखे, बदबू ही आएगी। तो जो अभी काम हो रहा है लगातार, इसमें मुजरिमों को पकड़ने का काम हो रहा है, न कि उनको बचाने का या पुलिस की सिक्योरिटी देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी के राज में नहीं हो रहा। तो पुलिस पर राजनीति करने का आरोप लग रहा है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है और कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहा है। हरिद्वार लूटकांड के बाद पूरा मामला गरमाया हुआ है और पुलिस लगातार गिरफ्तारी तो कर रही है, लेकिन लूट में जो गहना और सारी वस्तुएं जो लूटी गई थी उनका पता अभी तक नहीं चल पाया। अभय केंद्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। अभय, जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब सवाल जवाब हो रहा है, सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस पर, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है हरिद्वार लूटकांड के बाद, ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता ही जा रहा है। अभय, देखिए, सिर्फ एक हरिद्वार की घटना नहीं, हरिद्वार से पहले भी कई ऐसी घटनाएं यहाँ पर हो चुकी है जो पुलिस के लिए बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर बन रही है। कई मामलों में सियासत काफी गर्म यहाँ पर रही है। आप राजधानी देहरादून के रिलायंस ज्वेलरी शोरूम का मामला देख लीजिए। राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम चल रहा था, सुबह के 11 बजे का समय था, राष्ट्रपति देहरादून में मौजूद थे और पुलिस मुख्यालय से चंद कदमों की दूरी पर ही रिलायंस ज्वेलरी का शोरूम था, वहां पर लूट हो जाती है। 20 करोड़ से ज्यादा के गहने वहां पर लूट ले जाते हैं। 9 से ज्यादा अपराधी इस पूरे मामले पर पुलिस ने पकड़े, लेकिन माल जो बरामद, यानी जो माल लूटा गया था, उस लूट के माल का 1 रुपया तक बरामद नहीं हो पाया। हरिद्वार में 5 करोड़ से ज्यादा की लूट दिन दहाड़े वहां पर बदमाशों ने की थी। उसके बाद वो सीधे तौर पर ऐसे ही जिन बाइकों से आए थे, जिन मोटरसाइकिलों से आए थे, उन्हीं मोटरसाइकिलों से वापस भी चले गए। पुलिस को भनक तक नहीं लगी, कहीं रास्ते में कोई ट्रैफिक का कोई सिपाही उन्हें रोक तक नहीं पाया। पुलिस का जो संचार व्यवस्था थी वो कम्युनिकेट आगे नहीं हो पाई और घंटों बीत जाने के बाद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई वहां पर नहीं की गई। और यही वजह है कि अपराधी दूसरे राज्यों में भागने को लिए आसान उनके रास्ता मिल गया। आज 4 अपराधी उनके पकड़े गए, जिसमें एक अपराधी एनकाउंटर में मारा गया और जो माल बरामद हुआ सिर्फ 50 लाख रुपए बरामद हुआ। इसके अलावा आप उधम सिंह नगर में देख लीजिए, दिन दहाड़े लूट हुई थी, उसमें भी घंटों बीत जाने के बाद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उधम सिंह नगर में ही दूसरे राज्य की पुलिस आकर अपना काम वहां पर कर जाती है, अपराधियों के साथ उनकी मुठभेड़ वहां पर होती है और उत्तराखंड पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में 2 साल से ज्यादा का समय यहां पर व्यतीत हो चुका है। पुलिस जो मुख्य आरोपी है, ये कह सकते हैं जिस वीआईपी के नाम का खुलासा होना चाहिए था, उसका खुलासा अभी तक नहीं यहां पर कर पाई है। तो कई ऐसे तमाम सवाल है जो पुलिस के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े यहाँ पर कर रहे हैं। यही वजह है ये तो विपक्ष के नेता ऐसे अगर इतनी घटनाएं हो जाती है और पुलिस को एक क्लू तक नहीं मिल पाता है कि अगर घटना घटी तो अपराधी कहां चले गए, लूट हुआ तो लुटेरे कहां चले गए। अगर इस तरीके से पुलिस को कुछ पता नहीं चलेगा और घटनाएं राज्य में होती रहेंगी तो जाहिर सी बात है सवाल तो खड़ा होगा ही ना इनकी कार्यशैली पर। देखिए, सवाल इस वजह से भी खड़े हो रहे हैं कि हरिद्वार में जब ये 1 सितंबर को दिन दहाड़े ज्वेलरी का शोरूम लूटा गया था, अपराधी जिस मोटरसाइकिल से आए थे उन्हीं 3 मोटरसाइकिलों से वापस भी चले गए। जिस ज्वेलरी शोरूम पर ये घटना वहां पर घटी थी, वहां से सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर, आप कह सकते हैं कि 50 मीटर आगे की दूरी पर सीपीयू के सिपाही खड़े थे जो ट्रैफिक व्यवस्था को वहां संभाल रहे थे, सिर्फ चापान काटने में मशगूल थे। उनके खबर नहीं पहुंच पाई, वो ट्रैफिक नहीं रोक पाए। 4 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज वहां पर किया और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने इस घटना के हो जाने के बाद 8 टीमों को अलग अलग राज्यों में रवाना किया। यानी देश के, चाहे पंजाब का हो, उत्तर प्रदेश का हो, दिल्ली का हो, बिहार का हो, वहां पर इन टीमों को रवाना किया है कि अपराधी पकड़े जाए। अपराधी कहां पकड़े जाते हैं? हरिद्वार के फैजाबाद क्षेत्र में मुठभेड़ में, वहां पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ वहां पर होती है। तो यह समझा जा सकता है कि पुलिस का जो इंटेलिजेंस है वो भी फेलियर सा नजर आ रहा है और इस मामले पर जो राजनीति
हो रही है। यानी जो नेता सुझाव दे भी रहे हैं पुलिस को, तो पुलिस उन सुझावों को मानने के बजाय उल्टा भरोसा करने की बात यहाँ पर करती है। तो ये सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। पुलिस को अपनी व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिसकी बात लगातार नेता यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ऐसा करते हुए दिख नहीं रही है। यही वजह है कि एक के बाद एक जो घटनाएं हैं वो राज्य में घट रही है, अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है और पुलिस को इन सब चीजों पर सोचना होगा। जी तो अब ये जो हरिद्वार में लूटकांड हुआ ज्वेलरी शॉप में और सारी चीजें हुई, इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है या पुलिस बस अभी पूरी तरीके से अंधेरे में तीर मार रही है? देखिए, पुलिस एक इस घटना के बारे में कह सकते हैं कि 1 सितंबर को एक घटना वहां पर घटी थी। 1 सितंबर के बाद आप ये कह सकते हैं कि 15 सितंबर को पुलिस को एक क्लू वहां पर मिला। इस दौरान पुलिस विभिन्न राज्यों में अपनी टीमों को तलाशी के लिए, गिरफ्तारी के लिए भेजती नजर आई, अपराधियों को पकड़ने के लिए भेजती नजर आई। लेकिन 15 दिन के बाद पुलिस को एक क्लू मिला कि एक अपराधी हरिद्वार के ही भादराबाद क्षेत्र में मौजूद है। पुलिस की उसके साथ मुठभेड़ वहां पर हो जाती है, एक अपराधी मारा जाता है। उसके बाद पुलिस को सुराग मिलने शुरू होते हैं। 3 और अपराधी यहाँ पर उसके जो साथी थे वो पुलिस की गिरफ्त में यहाँ पर आते हैं। 2 अपराधी पंजाब से, यमुनानगर से पकड़ कर लाए जाते हैं। लेकिन जो माल बरामद हुआ, उनसे जो लूट का जो माल बरामद हुआ, पुलिस ने जो ऑन रिकॉर्ड अपनी जो FIR थी उसमें जो GDP में जो माल लिखा था 5 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी की लूट की बात वहां पर कही थी। जो अपराधियों से बरामद हुआ सिर्फ 50 लाख। तो ये समझा जा सकता है कि ये भी पुलिस अभी तक उस माल की रिकवरी यहाँ पर नहीं कर पाई। ठीक है अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ विस्तार पूर्वक साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। महिला कांग्रेस 21 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिला अपराध के खिलाफ महिला कांग्रेस ने यह फैसला लिया है, जिसको लेकर रणनीति बना ली गई। 21 सितंबर को कांग्रेस भवन में एक सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति राउतेला का आरोप है कि प्रदेश में बेटियों पर लगातार अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह प्रदर्शन महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर किया जा रहा है। देखिए, हम लोग महिला सुरक्षा का जो मुद्दा आज प्रदेश में है, दे नहीं उत्तर में लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार के जो केसेस बढ़ रहे हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो आज पूरे प्रदेश में बढ़ा उसके खिलाफ है। इसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी, प्रदेश अध्यक्ष तरंग महरा जी, यशपाल आर्य जी, प्रिंस गुदयाल जी, प्रीतम सिंह जी, डिप्टी CLP भूमि कापे जी और बाकी सभी नेता शामिल होंगे। मैंने सभी को से आग्रह करा कि वो पूछ को हमारे साथ में जुड़े, वो लोग आ रहे हैं, उनकी कंसर्न आ रही है। बाकी पूरे प्रदेश में जिस तरीके से आज महिलाओं के साथ हो रहा है, हम वो पूरा का पूरा ये मुद्दा महिला सुरक्षा पे जा रहा है। 2 साल पहले अंकिता भंडारी की हत्याकांड हुई, उसमें अभी तक न्याय नहीं हो पाया, जजमेंट नहीं आ पाया और उसके बाद लगातार पूरे प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही और जिसमें हरिद्वार गैंग रेप, सल्ट में जो रेप हुआ है, लालपुरा में जो रेप केस आया है, इसमें भाजपा के लोग शामिल मिले हुए। चंपावत में जो रेप हुआ उसमें भी भाजपा का नंबर 10 था। तो कहीं ना कहीं क्योंकि भाजपा सत्ता में है, सत्ता की हिम्मत उनके कार्यकर्ताओं के अंदर है और वो लोग भी बलात्कार जैसी घटनाओं में शामिल है और भाजपा की जो सरकार है उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। इसके अगेंस्ट हमारा मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी एक्ट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 6 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। साथ ही इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि आरक्षण किस आधार पर तय किया गया। कोर्ट ने राज्य सरकार से डेटा भी पेश करने को कहा। आपको यह बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तत्काल इस एक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
देखिए, हमारे उत्तराखंड को बनाने के लिए हमारे आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तब जाके हम यहाँ उत्तराखंड में बहुत शांति प्रिय तरीके से रह रहे हैं। तो इन आंदोलनकारियों को एक ये कई समय से चली आ रही चीजें थी कि आंदोलनकारी अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे थे, उसको धरातल पर उतारने के लिए हमने भी इनसे वादा किया था। उसी के तहत हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनको 10% का आरक्षण करा है। तो इसी के तहत और इसको लागू करने से पहले प्रवर समिति का भी गठन किया गया था, सारी बातें हुई थी, उसके बाद इस कानून को लाया गया। अगली खबर देहरादून से है, जहां खेल निर्देशालय में खेल युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, जनपद नैनीताल में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, जनपद चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि योजनाओं के लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान डीबीटी से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 1 अक्टूबर तक किया जाए। आज खेल विभाग के कुछ प्रमुख बिंदु थे जिन पर समीक्षा की गई, जिसमें खासकर हमारे स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड को लेकर समीक्षा की गई है और जिसमें मैंने विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया था कि ये आज 19 सितंबर है और 19 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के संदर्भ में खिलाड़ियों के संदर्भ में विज्ञप्ति जारी हो जानी चाहिए, ताकि हमारे खिलाड़ी समय रहते हुए अपने स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जो उनको हेल्प चाहिए वो उससे प्राप्त कर सकें। ये बात रही। दूसरी बात, हमारी जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसको लेकर समीक्षा की गई। तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है वो गवर्नर साहब के पास में पहुँच चुका है और उनके अनुमोदन के बाद में फिर बहुत जल्दी अधिसूचित होगा। इसके साथ ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लैंड ट्रांसफ़र को लेकर भी समीक्षा की गई है, जिसमें ये प्रगति हुई है कि लैंड के संदर्भ में फाइल जो है वो ऑनलाइन कर दी गई है, आगे उसे और परस्यू किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां इस वर्ष अक्टूबर नवंबर के मध्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए राज्य के 7 शहरों का चयन हो चुका है। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता के लिए अभी तिथि का चयन यानी तारीखों का ऐलान नहीं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि सरकार और विभाग की ओर से केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा को भी तैयारियों के संबंध में अवगत करा दिया गया है और राष्ट्रीय खेल कराने में उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से जल्द तिथि जारी करने की घोषणा का आश्वासन मिला है। खेल मंत्री का कहना है कि राष्ट्रीय खेल करवाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। नेशनल गेम को लेकर जो अपडेट है वो यही है कि मेरी पीटी उषा जी से मुलाकात रही और पीटी उषा जी ने इसको लेकर आश्वासन भी दिया, सहमति भी दी कि हम जल्द से जल्द जो है वो डेट डिक्लेरेशन का काम करेंगे। मुझे बहुत भरोसा है कि बहुत जल्द से जल्द ये होगा और चूँकि यदि हम कहें कि इसकी तैयारियों के संदर्भ में तो सरकार की ओर से, विभाग की ओर से तैयारियों की पूरी डिटेल मैंने माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी को भी दे रखा है और पीटी उषा जी को भी हमने बता दिया है कि विभाग पूरी तरह से जो है अवस्थापनाओं के विकास में पूरी तरीके से तैयार है। हमें नेशनल गेम कराने में हम पूर्णतः सक्षम हैं और इसलिए हम प्रत्याशा में हैं कि जल्द से जल्द तिथि की घोषणा होए और हम उसकी तैयारियों को जोर शोर के साथ में कर सकें। तो वहीं कोटद्वार में नगर निगम की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तीलू रौतेली चौक से अवैध कब्जों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। अतिक्रमण करने वाले ज्यादातर अतिक्रमणकारी सब्जी विक्रेता हैं जो लंबे समय से निगम की भूमि पर कब्जा किए हुए थे। तो वहीं कब्जा हटाने के दौरान अतिक्रमणकारियों और निगम कर्मियों के बीच गर्मा गर्मी भी देखने को मिली। हालांकि कुछ देर बाद ही निगम से अपनी भूमि से सभी अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए गए। नगर निगम का प्लान यह है कि उस जगह पर मल्टी स्टोर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जिसमें पार्किंग से लेकर वेंडर जोन भी होगा। इसमें जो प्रपोज जो स्पेस है वहाँ पर एक मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है जिसके लिए डीपीआर बनाए जाने की कार्रवाई अभी गतिमान है। तो उसमें एक फ्लोर पे वेंडिंग जोन प्रस्तावित है, एक फ्लोर पे उसमें पार्किंग प्रस्तावित है और ऊपर वाले फ्लोर पे उसमें शॉप्स एंड कॉम्प्लेक्सेस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में प्रस्तावित है। तो उसी की को बनाने के लिए जो डीपीआर बनाई जा रही है उसी के लिए इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार समय समय पर की जाती रहती है
जैसे गोखलीमार में काफ़ी इसमें इश्यूज आते हैं, काफ़ी समस्या आती है, देवी रोड पे भी इस तरह की समस्या आती है। तो वहाँ पे बीच बीच में अभियान चलाकर इसमें अतिक्रमण हटाया जाता रहा है और जिस प्रकार से आवश्यकता होगी उस प्रकार से ये कार्रवाई गतिमान रहेगी। इसमें जो पूरी इसमें जो पूरा एक व्यवस्था बनाई गई थी वो इस प्रकार से थी कि पहले बोर्ड प्रस्ताव जो हुआ था वो मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स का ही था, जिसमें जैसे मैंने बताया कि 3 फ्लोर बनाए जाने थे और उसमें पार्किंग, वेंडिंग जोन और शॉप्स भी बनाई जानी थी। उसके बाद जब तक ये प्रक्रिया नहीं हो जाती उस समय तक के लिए इनको टेम्परेरीली स्पेस दिया गया था कि टेम्परेरीली आप वहाँ पर जो मतलब वेंडिंग जोन बनाकर आप वहाँ पर रह सकते हैं थोड़े समय के लिए। लेकिन क्योंकि अब वो डीपीआर बनाने की कार्रवाई अभी स्टार्ट हो गई है तो वहाँ पर क्योंकि उस पूरी ज़मीन का असेसमेंट होना है और जब तक ये अतिक्रमण रहता है हम उस ज़मीन को पता नहीं कर पा रहे हैं कि वहाँ पर कितना स्पेस है और कितनी लेवल से बिल्डिंग बना सकते हैं, तो इसलिए उनको तत्कालिक रूप से हटा दिया गया है। तो उत्तराखंड में अब बिजली मीटर की जितनी भी खामियां हैं उन्हें तेजी से दूर किया जाएगा। इसके लिए ऊर्जा निगम ने ईसी रोड स्थित मीटर टेस्ट लैब को अपग्रेड कर दिया है। ऊर्जा निगम के निदेशक ने यह कहा कि NABL से पहली सर्टिफाइड लैब, इसमें सिंगल फेज मीटर की टेस्टिंग के लिए 20 पोजीशन टेस्ट स्थापित किए गए हैं, जबकि 3 फेज मीटर की टेस्टिंग के लिए 10 पोजीशन टेस्ट बैच में उपलब्ध है। लैब में भारतीय मानक के अनुरूप सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल टेस्ट किए जाते हैं। मैं इसमें ये हमारे 2 लैब हैं, एक हल्द्वानी में और एक देहरादून में हमने कर रखा है। ये लैब हमने अपग्रेड किया, इसे NABL सर्टिफिकेशन से ये हमने अपग्रेड कर रखा है। इसमें जो हमारे मीटर टेस्ट होंगे, पर्टिकुलर सोलर के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ी इसकी, सोलर और अन्य उपभोक्ताओं के लिए। इसमें हमने इसमें जो लैब बनी है हमारी, उसमें हम पर डे 40 से 50 मीटर टेस्ट करते हैं और ये NABL हैं और ये जो सर्टिफिकेट मिलता है ये 100% ओके होता है। पहले भी सही था लेकिन बट हमारे कुछ ओम्बड्समैन ने इसे माना नहीं, तब हमने इसे NABL लगाया। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।